हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पहला सेशन हम अपना पहला सेशन करने जा रहे हैं आज, क्योंकि ये आईबी के एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं और बहुत लोगों ने अभी शायद इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडीज़ नहीं करी होंगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम अपना पहला सेशन करने जा रहे हैं आईपीसी वर्सेस बीएनएस में कंपैरिजन। तो जैसे कि हमें पता है कि अब जो हमारे रूल्स वगैरह रहेंगे, ऐसे जो पहले हमारा आईपीसी से गवर्न होता था, अब वो सारा बीएनएस से गवर्न हो जाएगा। और 1 जुलाई 2024 से इसको इनैक्ट करा गया है कि उस दिन से हम अब आईपीसी की जगह बीएनएस को यूज़ करेंगे। तो पहले बीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएनएस का फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता। 2023 में इसका फॉर्मुलेशन हुआ था, बट इनैक्टमेंट इसका अभी हुआ है, इस वजह से 2023 वहाँ लिखा हुआ है। इससे पहले हम जिस चीज़ से डील करते थे, जो हमारा लीगल सिस्टम था, वो हम बेसिकली इंडियन पेनल कोड के नाम से जाना जाता था, उसको आईपीसी कहते थे हम। तो जब हम अगर ऐसे करना शुरू करते हैं तो हम पहले शुरू करते हैं कि आईपीसी में कितने सेक्शन हम पढ़ते थे। तो अब जैसे पहले आईपीसी अगर देखिएगा तो आईपीसी में देखिए यहाँ पे 5 से 11 सेक्शन थे, जो कि 23 चैप्टर में बटे हुए थे। अब वो चीज़ शॉर्ट होकर के 358 सेक्शन में हो गया है और 20 चैप्टर में बटा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बहुत सी चीज़ों को कम कर लिया, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत फैली हुई थी, हमने उन्हें सबको उठा करके एक जगह कर लिया, मतलब एक सब टॉपिक में उसको ले आए। जैसे अब आप देखिए कि जो डेफिनेशन का सेक्शन था आईपीसी में आपका, ये सेक्शन 6 से 52 तक था ये चीज़, ठीक है। अब वो चीज़ कम होकर कितना हो गया है, सेक्शन 2 में आ गया है डेफिनेशन, और सेक्शन 3 में आ गया जनरल एक्सप्लेनेशन। तो ये आपका जो 6 से 52 में था, मतलब करीब करीब आपका 46 वो हो गया, सेक्शन जो थे वो कट के आपके 2 सेक्शंस में आ गए पूरे, ठीक है। तो अब बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले नहीं थी उसमें, बट लेकिन अब चेंज में आ गई हैं। तो हम कुछ चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि कुछ डिलीट करा गया, कुछ ऐड करा गया, कुछ चेंज करा गया, तो अब हम सिर्फ मेनली वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके एआईबी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो जैसे कि अभी तक हम जो पढ़ते थे, तो आपका जेंडर के बारे में पढ़ा जाता था। तो जेंडर हमने कोई डिफ़ाइन नहीं कर रखा था कि क्या नाम है, क्योंकि हम अभी तक तो मानते थे कि सिर्फ 2 जेंडर हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। तो अब देखिए, पहले तो हम ये मानते थे कि मेल फीमेल है, अब हमने इसमें ट्रांसजेंडर भी ऐड कर दिया है कि जो आपका जेंडर का रहेगा उसमें जेंडर के हिसाब से मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर क्या क्या हो गया, आपका मेल हो गया, फीमेल हो गया और ट्रांसजेंडर हो गया, तीनों सेक्शन मान जाएंगे, तीनों जेंडर माने जाएंगे। ये आपका सेक्शन 210 में आता है बीएनएस के। आईपीसी में हिसाब से जब आप देखोगे तो सिर्फ मेल और फीमेल था, ठीक है। एक सेकेंड, पहले आईपीसी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेल और फीमेल था, बट अब सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंडर बीएनएस के अब हमने क्या कर दिया है, उसे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आईपीसी जो था, इंडियन पिनल कोड, आपका बहुत पुराना था, ब्रिटिश के टाइम से चलता आ रहा था, तो उस वजह से उनमें जो कुछ टर्म्स थे उनका मेनली ऐसा था कि ब्रिटिश के टाइम से चलता रहा था, तो वैसे ब्रिटिश टर्म्स, जैसे ब्रिटिश कैलेंडर मंथ और ईयर था, तो उसे चेंज करके हमने जॉर्जियन कैलेंडर मंथ और ईयर कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा आप एक चीज़ और देखोगे कि क्वीन ब्रिटिश इंडिया सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो उसमें था आईपीसी में आपका मेंशन था, क्योंकि अब तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन कंट्री है हम, तो हमें इन सब की उसमें से कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। ना हमें क्वीन की ज़रूरत है, ना ब्रिटिश इंडिया है ये, ना सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बोला जाता है कि जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो लोग काम करते थे, उन्हें उस समय पे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से लेकर के उन्होंने वो मान्यता दे रखी थी, जिसकी हिसाब से वो चल रहे थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखोगे आप अगर, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या है, यह आपका सेक्शन 2 क्लॉज 8 में बीएनएस में नया अभी ऐड करा गया है कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। और यही डॉक्यूमेंट का जो क्लॉज है, जब आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ोगे, एविडेंस, जो पहले एविडेंस एक्ट था, जो आप उसको पढ़ोगे तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन यहाँ पे डॉक्यूमेंट की आपकी बीएनएस से चलेगी, वही सेम डेफिनेशन जो आप वहाँ पे देखोगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। आपका जो एविडेंस था पहले,
उसमें जो डेफिनेशन क्लॉज होगा आपका डॉक्यूमेंट्स का, वही सब चीज़ें यहाँ भी आएंगी, BNS में भी आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपना कि डिलीशन ऑफ ओल्ड ऑफेंसेस अंडर आईपीसी में से कौन कौन से ऑफेंसेस थे, आईपीसी में से कौन कौन से प्राविधान थे जो अब के हिसाब से, मतलब करेंट मॉडर्न लॉ के हिसाब से अगर आप देखो तो जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कह लो, या फिर ये कह लो कि वो अब दूसरे तरीके से उनको चलाया जाएगा कि उनकी हमें ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। तो अब सेडिशन जो एक था वो बहुत ही, मतलब एक तरीके से आप कह लो कि रिबेलियस टॉपिक है वो, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट में बहुत डिबेट हुई उसके बारे में लेकर के और बहुत सी चीज़ें रही हैं। तो सेडिशन जो था 124A ऑफ आईपीसी में हमारे यहाँ पहले था, ठीक है। ये पहले ऑफेंस था क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी कि आप जैसे भी आप देखो इसमें आगे जो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम अभी कि सेडिशन इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस अंडर BNS, इसको ऑफेंस हटा दिया गया है। इंस्टेड देयर आर न्यू ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 152 एंड 197 1D ऑफ BNS फॉर द फॉलोइंग एक्ट्स, ठीक है। तो पहले जो सेडिशन था उसमें आप कुछ भी देशद्रोह वाली जो चीज़ें होती हैं, आप कभी देश के अगेंस्ट बोल दो कुछ चीज़ें या ऐसी कुछ चीज़ें बोल दो जो कि आपका गैर कानूनी, या फिर आपका जो राष्ट्रवाद जो चीज़ें हो गई, जो आपका नेशन के अगेंस्ट बेसिकली जो चीज़ें थी, अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो गई तो वो आपका सेडिशन के अंदर आता था, ठीक है। सिर्फ वही नहीं, आपके वर्ड्स, साइंस या ऐसा कोई भी चीज़ें हेट करना या कुछ भी, कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी अगर आप कुछ बोलते हो तो उसका भी जो आपका वो था वो सब सेडिशन के अंदर माना जाता था। पहले जो इसका आप जब हम लोग आईपीसी के हिसाब से देखते थे तो उसमें इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ था, ठीक है, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब क्या सीन है कि अब देखिए एक तरीके से ये है कि आप गवर्नमेंट को अगर आपका लग रहा है आपको कि नहीं सही तरीके से काम कर रही है या कुछ आपको डिससेटिस्फैक्शन है, तो आपके पास आर्टिकल 21 का राइट है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में कि आप इवन 19 में भी अगर आप देखते हो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको है, तो आप बोल सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि हाँ, मतलब अपना आप आउटलुक रख सकते हो कि आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कैसा है। तो अर्लियर क्या होता था कि उसको मान लिया जाता कि आप सेडिशन कर रहे हो या फिर आप अगेंस्ट बात कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो इसमें एक आपका केस लॉ भी था सेडिशन का, क्योंकि अब तो चेंज हो गया है ना, तो उस वजह से अब आपको नहीं वो चीज़ रखनी पड़ेगी ध्यान में, बट स्टिल एक मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे केस लॉ लिख दे रहा हूँ पुराना वाले में क्या था, तो वो जैसे कभी पूछ लेता तो याद रहेगा आप लोग को। वो था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इससे आपका शुरुआत हुआ था इस चीज़ को लेकर के कि हाँ क्या चीज़ उसमें होगी, क्या चीज़ नहीं होगी। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा करेक्शन इसमें करना पड़ेगा मेरे को। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। ये एक्चुअली इसमें ऑटो करेक्शन चल रहा है तो अपने आप वो स्पेलिंग और राइटिंग अपने हिसाब से चेंज कर ले रहा है। मैं भी उसको चेंज कर दूंगा इस बार, मैं ध्यान रखूँगा कि अब ना हो वो चीज़, उसके लिए सॉरी कहूँगा। अच्छा, और एक चीज़ और था ये कि 1962 का केस है ये। इसके बाद और भी बहुत केसेस आए हैं जिन्होंने इस चीज़ को हॉल्ट कराया है। जैसे एक आपका था 2022 का जो लेटेस्ट केस लॉ, अगर हिसाब से देखा जाएगा हम लोग यहाँ से कि जो लेटेस्ट केस लॉ थे उसके हिसाब से अगर आप देखो 2022 का, क्योंकि नियरेस्ट टाइम पर है वो, ठीक है। तो उसका जो केस था वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर S.G वॉम्बट करे, वॉम्बट करे एक सेकेंड, ये सॉरी इसके लिए बार बार मेरे को करेक्ट करना पड़ेगा। आपका S.G बॉम्बट करे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था ये है 2022 का केस आपका। ये लेटेस्ट सेडिशन का अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आपका ये लेटेस्ट माना जाएगा कि जो इस चीज़ को लेके था, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अब जो हमारा BNS में इन्होंने ऐड करा है, जो सेडिशन था उन्होंने हटाया जो इसको है,
तो उसकी जगह उन्होंने क्या क्या ऐड करा है? पहले तो जो ऑफेंसेस जैसा कि सेडिशन आईपीसी में था उससे रिलेटेड जो ऑफेंसेस अभी हमारे बीएनएस में जो ऐड कराए गए हैं, बेसिकली वो आपका सेक्शन 152 और 197 के अंदर डिफाइन करा गया है। ठीक है, 197 में क्लॉज 1 आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर, वो आप पढ़ लो उसको कहाँ पर है ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं इसकी पीडीएफ फाइल में एक अपलोड करूँगा, साथ में ड्राइव का लिंक दे दूँगा मैं आपको, वहाँ से आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कोई इशू आएगी तो फील फ्री कमेंट वर्जन में डालें, क्योंकि मेरा भी पहली बार है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पहला बार है, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है लॉ में, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैं बांट सकता हूँ या जो चीज़ ऐसी है जो मैं बता सकता हूँ लोगों को, तो मैं वो अपने एंड से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरीके से ये मेरे लिए प्रिपरेशन के लिए भी काम आती है। विशेष की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, और साथ में उसके ये भी है कि हाँ, और भी लोगों को एटलीस्ट नॉलेज रहे इस चीज़ को लेकर के कि कैसे क्या है, या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, या कैसे चीज़ें करनी है, या किस हिसाब से आगे बढ़ना है, कैसे नहीं, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि भैया सेडिशन जो पहले था वो हट गया। सेडिशन के बाद अब बीएनएस में जब हम लोग आ गए, तो बीएनएस में ऑफेंसेस ऐड करे गए सेक्शन 152 और 197 के अंडर आकर के। ठीक है, अब वो देखिए ऑफेंसेस क्या है। एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट सक्सेशन, आर्म्ड रेबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि आप आर्म्ड रेबेलियन हो गया, या आप कोई ऐसी चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हो जिससे कि आपका मतलब एक गुट बना रहे हो ऐसा, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा करके, या आपकी चीज़ ऐसी ला सकता है कि जो नॉर्मल हारमोनी में जैसे स्टेट चल रहा है, स्टेट मतलब जो आपका कंट्री चल रही है अभी, उससे अगर कोई भी डिवर्जन आता है या कोई भी उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो अलग अलग तरीके हैं। क्योंकि आर्म्ड रेबेलियन हमारे यहाँ सबसे पुराना, मतलब अगर आप वैसे देखोगे हिस्ट्री के वाइज देखोगे, अगर प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री देखोगे या पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी कई जगह आप पढ़ोगे, एक दो जगह वहाँ पर आर्म्ड रेबेलियन का बहुत वो करा गया है, जिसमें कि आपका, जिसकी वजह से ये चीज़ उसको ऐड करना इस समय पे बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी भी ऐसी हमारे समाज में चल रही हैं जो कि इस कंडीशन को ऐड करा सकती हैं कि इस चीज़ की नेसेसिटी, मतलब आपको उससे समझ में आ जाएगी कि हाँ, इस चीज़ की नेसेसिटी थी। ठीक है, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ का जो यहाँ पर दिया हुआ है ये चीज़, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ का मेनली आपका ये है कि आप कोई ऐसी हरकत करो या आप कोई ऐसी चीज़ करो जिसकी वजह से गवर्नमेंट या रिलीजन या पॉलिटिकल सिस्टम जैसे है, तो उस पर डायरेक्ट आप, मतलब इनडायरेक्टली आप उस चीज़ पे अटैक कर रहे हो। ठीक है, तो अच्छा, तो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ अगर आप देखते हो इस तरीके से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मतलब एक बेसिकली आप एक तरीके से कि आप अगेंस्ट हो जाओ किसी चीज़ के, तो दैट इज़ सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में आपका आ जाएगा कि हाँ, इस चीज़ के हम अगेंस्ट। अच्छा, उसमें ये भी है कि आप सीक्रेटली कर रहे हो या इनडायरेक्टली कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका गवर्नमेंट या किसी रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम को इफेक्ट करा जा सकता है या इफेक्ट हो रही है वो। दूसरे पॉइंट पे देखेंगे हम एनकरेजिंग फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़। अब हमारे यहाँ अगर आप देखो तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, नेशनली इंटरनेशनली दोनों को अगर देखोगे, अगर आप देखोगे तो ये चीज़ जो है सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ आपकी जो हैं, ये थोड़ी बहुत ऐसी बढ़ गई हैं, पहले नहीं थी, बट इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा अगर इसमें राइज आ रही हैं और चीज़ें हो रही हैं। फिर है इंडेंजरिंग द सोवरेनिटी और यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कोई भी ऐसी इंसिडेंट, कोई भी ऐसी हरकत अगर आप करते हो जिससे कि आपकी सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया किसी भी चीज़ में अगर हार्म होती है, देन यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 152 एंड 197 क्लॉज 1D ऑफ द BNS से आपके अंतर्गत आपको पनिशमेंट दी जाएगी। फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन विच हैज़ टेंडेंसी टू जेपरडाइज द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आपको देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको 2 पॉइंट तो ऐसे याद हो जाने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि देखो आपने यहाँ कहा था एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन विच हैज़ टेंडेंसी टू जेपरडाइज द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से हमने और ऐड हो गया है। ठीक है, वरना ये जो हमने अपना ऊपर पढ़ा था यहाँ पर, अभी तो हमारे वही 3 आ गए जो हमने यहाँ पे पढ़ी हुई थी। ये इंटीग्रिटी आ गया आपका, यूनिटी आ गया, सोवरेनिटी आ गया, वही यहाँ था सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो वो तो हमारे सेम हो गए दोनों के दोनों वहाँ पर। ठीक है, अब चीज़ें ये हैं कि इसमें आप पढ़ोगे, अगर देखोगे तो इसमें आपका सिर्फ यही चीज़, यहीं तक लिमिटेशन नहीं है कि आप इस हिसाब से देखो कि हाँ आपने वर्बली बोल दिया, ये कर दिया। इसमें ये भी है विच में इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ वर्ड और साइंस,
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और यूज़ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स मतलब कि आपका किसी एक्टिविटीज़ को लेकर के आपने कभी पैसे फंडिंग वगैरह कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो चीज़ें हो गई। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब डिजिटली आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दो या आप फेसबुक पे पोस्ट डाल दो, वर्ड और साइंस या कहीं आप होर्डिंग लगा दो या कहीं बोर्ड लगा दो, जो कि इन सब चीज़ों को इफेक्ट करती है, तो ये सब भी मानी जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशंस आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा देखा जाए, अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों से ही सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर ये सब चीज़ें फैलती हैं। ठीक है, लोग अपने, क्योंकि इतना हो चुका है, रेगुलेशंस ऑलरेडी हैं, बट उसके बावजूद भी, ऐसे आईटी एक्ट है आपका, उसके बावजूद भी बहुत सी समय ऐसे होते हैं कि ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं आगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब अच्छा हमने क्या करना है, अडल्ट्री का जो था उसको हमने, जब हम BNS में देखे हमने कि क्या मतलब कंपेरेटिवली आईपीसी से लेकर के अभी इसमें जो चेंज करा हमने, तो उसको भी चेंज कर दिया उन्होंने, डिक्रिमिनलाइज कर दिया। पहले क्रिमिनलाइजेशन था उसका, मतलब कि अडल्ट्री कोई आदमी कर रहा है तो उसके बीच में पनिशमेंट थी और ये था, तो अभी उन्होंने वो चीज़ चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने अडल्ट्री इज़ नो लॉन्गर एन ऑफेंस अंडर द BNS। पहले ये था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बहुत ही ज़्यादा, इसको अच्छे से ध्यान रख करके प्लीज़ पढ़ लीजिएगा एक बार। इस पे आप कहोगे मैं नोट्स बना के डाल दूंगा इसी पेज पे, या अलग से बना के डाल दूंगा। कुछ केस लॉज हैं, बार एंड बियॉन्ड करके इंस्टाग्राम पेज है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख लो, वहाँ भी केस लॉज, उसमें क्या हुआ है, किस ईयर में हुआ है, मैंने वो डाल रखी हैं, आप उसमें से भी जाके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, स्ट्रक डाउन सेक्शन 497 ऑफ द IPC, जो इनका पुराना सेक्शन था IPC का, जिसके अंतर्गत ये सब चीज़ें पनिशेबल थी और इस टाइप से चीज़ें थी, उसको आपने क्यों स्ट्रक डाउन करा गया है आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट वायलेटेड आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 14, 15, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि क्या 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 उसमें है, कैसे कैसे है, बट हाँ अगर आप वैसे देखते हो तो अडल्ट्री का जो पुराना मतलब था वो ये था कि किसी मैरिड पर्सन में, मतलब दो मैरिड पर्सन हुआ या एक मैरिड एक अनमैरिड पर्सन हुआ, उनके बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जो कि उनके खुद के हस्बैंड वाइफ या नहीं थे, तो वो जो थी वो अडल्ट्री के अंदर आती थी। बट उसका बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप ऐसे ओवरऑल भी देखते हो तो ठीक है, क्योंकि हम अपना HMA से पढ़ते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं कि हम भैया श्रुति स्मृति और इन सब चीज़ों में हम बिलीव करते हैं, और जो हमारे पुराने समय से चलते आ रहे पुराण वगैरह उनके हिसाब से ही चलते हैं हम, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। ठीक है, बट स्टिल अगर आप एक चीज़ समझो तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका सुप्रीम माना जाता है, क्योंकि सबसे मतलब पूरा बेस समझ लीजिए आप, अगर हर चीज़ का देखा जाए तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही चल रहा है। तो इंडिविजुअलिटी राइट है कि हाँ मे बी एट पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि किसी को कोई पसंद आता है, कुछ हो जाए तो उसकी वजह से ये चीज़ें एक सामने वाले इंसान के अंदर आ सकती हैं। ऑल्दो दिस इज़ रॉन्ग, अगर आप हमारे पुराणों के हिसाब से पढ़ते हो या आप उसके हिसाब से देखते हो तो वो चीज़ें गलत है। बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, क्योंकि वो आर्टिकल 14, 15 और 21 का वो वायलेशन कर रहा था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है कि सेक्शन 84 ऑफ द BNS में नया उसको ऐड करा गया है, जिसमें कि अ मैन फॉर एंटाइसिंग द वाइफ ऑफ अनदर मैन सो दैट शी मे हैव इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, एनी पर्सन। ठीक है, तो अगर कोई इंसान ऐसे तरीके से उसको एंटाइज करता है या ऐसे सिचुएशन में लाता है कि वो इंसान जो है मतलब उसको परसुएट कर रहा है, जो मतलब किसी की वाइफ को ऐसा परसुएट कर रहा है, किसी और इंसान की वाइफ को ऐसा परसुएट कर रहा है कि उसका जो है फिजिकल इंटरकोर्स का रिलेशनशिप जो है आपका किसी और इंसान के साथ से किसी और इंसान के साथ होता है। इलिसिट इंटरकोर्स मतलब यहाँ पर ये हुआ कि नॉट अलाउड बाय लॉ, जो कि चीज़ें लॉ के द्वारा आपको नहीं परमिशन दी हुई हैं। जैसे कि मैंने वही जो बात बोली अभी HMA वाली है, क्योंकि हमारे कस्टम्स और टाइजेस्ट्रीज आपका ऐसे हैं कि हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं कि हमारे हिसाब से वो चीज़ें गलत हैं, या आपकी सोसाइटी के रूल्स जो हैं ठीक है उनके हिसाब से नहीं है, तो वो सब चीज़ें जो होंगी वो आपकी सब इलिसिट मानी जाएंगी। और ऐसे किसी सिचुएशन में ले आ रहा है, वहाँ पर एंटाइसिंग में यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका आ गया, सिचुएशन में आ जा रही हैं ऐसे कि किसी की उस वजह से ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं, तो ये चीज़ उसके अंदर आएगी। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे आपका जो है उसमें अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस जो था पुराना हमारा सेक्शन 377 जो सेम-सेक्स मैरिज और इसके बारे में बताता था, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक लौता जो एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरा बेस बना के रखा है उस सेक्शन को लेकर के, दैट वाज नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस। ठीक है,
5 जज बेंच थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट बैठी थी, जिन्होंने इसको 377 ऑफ IPC को ये माना कि 14, 15, 19, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये आपका वायलेशन करता है, जैसे हमने अब ऊपर पढ़ा भी अडल्ट्री वाले केस में, वैसे इसको देखिए आप, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या चीज़ करी कि उन्होंने वो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का उन लोग के सेम सेक्स के बारे में बीच में उन्होंने बताया था, उन्होंने वो चीज़ हटा दिया। बट इसमें नॉन कंसेंशुअल कार्नल इंटरकोर्स विद adults, all act of carnal intercourse with minors and act of bestiality, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने वहाँ से उसमें क्या नाम है हटा दिया था, ठीक है। However, there is no provision for non-consensual sexual offences against male, female, transgender and for bestiality has been made, which means that unnatural sexual offences against person or animal is no longer offence under BNS, ठीक है। इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि जो चीज़ बार बार आप देख रहे हो यहाँ पर है नॉन कंसेंशुअल सेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना आपका कि कोई भी चीज़ अगर नॉन कंसेंशुअल है तो वो आपकी जो होगी वो पनिशेबल मानी जाएगी, चाहे जैसा भी हो, कैसा भी केस हो, के भी सिनारियो हो, कुछ भी हो। बट अगर ऐसी चीज़ है जो कि आपका नॉन कंसेंशुअल है तो वो चीज़ मानी जाएगी। अच्छा, एक्ट्स ऑफ बेस्टिलिटी जो है, ये आपकी एक्ट्स ऑफ बेस्टिलिटी यहाँ है एनिमल को लेकर के है कि एनिमल के आप फिज़िकल मतलब आप इंटरकोर्स उनके साथ नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ भी ये है इसमें, ठीक है। तो ये उससे BNS से आपका हटा दिया गया था, ठीक है। और उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न अभी भी नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि आप किसी इंसान से उससे कंसेंट के बिना आप कर रहे हो या ये कर रहे हो वो कर रहे हो, दैट इज़ स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द लॉ अभी भी ये चीज़, ठीक है। आर्टिकल सेक्शन 309 ऑफ IPC अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, हमारे उसमें जब हम अगर आप IPC के हिसाब से देखोगे तो आपका अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का प्रोविज़न उसमें दिया हुआ है IPC में, बट अब ये चीज़ इसमें नहीं इंक्लूडेड करी गई है। उसका रीज़न ये है कि दैट ब्रिंग्स द लॉ इन लाइन विद मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ठीक है। आप क्योंकि ये चीज़ अगर कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो ये हमें नहीं पता है कि किस मेंटल स्टेटस पर है या किस मेंटल स्टेट में उस इंसान ने इस कदम को उठाया होगा, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है दैट सुसाइड इज़ अ मेंटल हेल्थ इशू रादर देन अ क्रिमिनल ऑफेंस। सुसाइड जो अगर कोई इंसान करता है ये उसका मेंटल हेल्थ इशू है और ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर आके उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें लेकिन उन्होंने ये कर रखा है कि उन्होंने एक आपका जो सिचुएशन उन्होंने अलग से उसमें ऐड करी, दैट इज़ अंडर सेक्शन 226 ऑफ द BNS विच पेनलाइजेज अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड विद द प्रूवन इंटेंशन ऑफ कंपेलिंग और रिस्ट्रेनिंग एनी पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़, ठीक है। अगर कोई इंसान ऐसा प्रूवन इंटेंशन जिसका पता चल रहा है या कंपेल कर रहा है, मतलब किसी ने कंपेल करा है अगर, या किसी पब्लिक सर्वेंट को रोक रहा है ऑफिशियल ड्यूटी करने से, जिसकी वजह से अगर उस बंदे ने सुसाइड कर लिया है तो दैट विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 226 ऑफ द BNS, ठीक है। ठग जो पहले हम पढ़ते थे IPC में सेक्शन 310 ऑफ IPC में था, ठीक है, उसे अब यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि तब अब उसमें नहीं मान लिया जाएगा, ठीक है। BNS में मतलब नहीं है ये। उसमें ये था कि whoever shall have been habitually associated with any other or others for the purpose, ठीक है, committing robbery or child stealing by means or accompanied with murder is a thug। ये पुरानी डेफिनेशन थी, अब नहीं है, बट स्टिल मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। whoever shall have been habitually, कोई भी इंसान जिसकी हैबिट थी एसोसिएटेड विद एनी अदर, किसी के साथ आपका एसोसिएशन था, या मतलब एक इंसान हो गया यहाँ पर या मल्टीपल इंसान हो गया, 2 और मोर, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग रॉबरी करने के लिए या बच्चे को चोरी करने के लिए, अकम्पनीड विद मर्डर, ठीक है, सिर्फ इतना भी है। और देखिए बाय मीन्स ऑफ और भी है यहाँ पर, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो शायद साफ दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पर और भी दिया हुआ है यहाँ पर ये, ठीक है। या तो सिर्फ इतनी चीज़ें हो रही हो, ये हो रहा हो और ये हो रहा हो, या साथ में इसके मर्डर भी हो, वो थग था, ठीक है। लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट सेक्शन 444 ऑफ IPC हैज़ बीन डिलीटेड इन BNS, इसको हटा दिया गया है,
ठीक है। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात के समय में अगर आप किसी के घर में हाउस ब्रेक कर रहे थे तो इसका भी सेक्शन 446 ऑफ आईपीसी ये भी हटा दिया गया है। सेक्शन 53A ऑफ द आईपीसी डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन और रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन डिलीटेड इन आईपीसी 53A ऑफ द आईपीसी, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन डिलीटेड, इसको हटा दिया गया है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यू ऑफेंसेस अंडर बीएनएस की बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में आने के बाद ऐसे कौन कौन से नए ऑफेंसेस हैं जिनको ऐड, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा हमने वो पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ों को हटा दिया गया है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किस किस चीज़ों को उसमें और ऐड करा गया है। ठीक है। क्योंकि ये देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी हैं कि क्योंकि देखिए इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा आपका, कई चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये चीज़ थी, इसमें ऐसी चीज़ हो गई, ऐसे कन्वर्ट हो गया, ऐसे चेंज हो गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आएगी कि कुछ सेक्शंस पुराने थे वो चेंज होकर के कैसे हो गए सेक्शंस, या आईपीसी में अगर सेक्शन ये था तो बीएनएस में सेक्शन कौन सा हो गया है, ये आएगा। तीसरी चीज़ आपका केस लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पुराना कोई केस लॉ दिया जाएगा, उस केस लॉ से रिलेटेड आपको पता था कि आईपीसी में ये चीज़ मतलब एक जैसे लैंडमार्क केस लॉज होते हैं। ठीक है। मैं उसकी भी लिस्ट अलग से बना के डाल दूंगा कि आपके आईपीसी के लैंडमार्क केस लॉज के हिसाब से अगर वो चीज़ें आज के हिसाब से बीएनएस से देखोगे, अगर आप भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से देखते हैं तो वो कौन से सेक्शंस में आती हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफेंसेस अंडर बीएनएस। ठीक है। तो द बीएनएस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू ऑफेंसेस इंक्लूडिंग। अब शुरू करते हैं एक एक करके हम लोग। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैं सेक्शंस अलग कलर से मार्क करूँगा और डेफिनेशन उनकी मतलब जो चीज़ को वो डिफ़ाइन करते हैं अलग पेन से मार्क करूँगा। जैसे हमारा पहला है स्नैचिंग। ठीक है। स्नैचिंग जो हो गई हमारी उसको डिफ़ाइन करा गया है सेक्शन 304 ऑफ बीएनएस में। ठीक है। कहता क्या है, सेक्शन 304 ऑफ द बीएनएस स्टेट्स दैट द थेफ्ट इज स्नैचिंग। कोई भी चोरी जो होगी वो स्नैचिंग होगी इफ़ अगर इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली सीजेज। अगर किसी चीज़ की चोरी कर रहा है तो उस चीज़ की चोरी करने के लिए ऑफेंडर जो है, जिसने चोरी कर रहा है, जो चोर है, वो सडनली अचानक से या तुरंत या फोर्स से किसी भी चीज़ को सीज करता है और सिक्योर मतलब रख लेना या ग्रैब करना और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजिशन इनटू फ्रॉम हिज पोजिशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है। कि अगर मान लीजिए एक इंसान रोड पे जा रहा है, ठीक है, उसके हाथ में छोटा सा झोला है, झोले में इसके मान लीजिए कुछ भी रखा हुआ है, गोल्ड मान लेते हैं कि गोल्ड है इसके झोले में। ठीक है। अगर यहाँ से दो आदमी जा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, ये बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने आए छीन के ले गए, तुरंत छीन के ले गए, ठीक है, या ज़बरदस्ती करी, ये बंदा बाइक से उतरा, इन्होंने साथ ज़बरदस्ती करी, इसके सामान छीना, आपका फोर्सिबली सीजर्स हो गया। ठीक है। या इनके सर पे बंदूक लगाई, ठीक है, फिर इनसे छीना, तो उन्होंने आपका सिक्योर कर लिया उस चीज़ को, ठीक है, और लेके चले गए। तो इसमें क्या था कि इनकी पोजीशन में था ये गोल्ड बैग, ठीक है, इनकी पोजीशन से छीन करके इन लोगों ने ले लिया। फ्रॉम हिज पोजीशन हो गया यहाँ पर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है कि इंसान ज़मीन थोड़ा लेके चल देगा अपनी, कि आपका ज़मीन लेके चल रहे हैं, आपके लेके चला गया। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह पे लोकेशन चेंज करा जा सके, वो चीज़ आपकी जो होगी वो थेफ्ट होगी। और बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि आप कोई भी चीज़ वही चोरी कर सकते हो, इतना अच्छे मतलब छीन सकते हो जो कि आपकी मूवेबल होगी। ठीक है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइडफुल मीन्स। ठीक है। ये हमारा आपका जो सेक्शन है यहाँ पर, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइडफुल मीन्स। ठीक है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें देखिए एक टर्म तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स आप सबको पता है क्या है। ठीक है। डिसाइडफुल मीन्स ये होता है कि डिसऑनेस्टली, अगर किसी इंसान को हम डिसऑनेस्टली किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ल्योर इन कर रहे हैं, मतलब कि हम उसको उस चीज़ में किस तरीके से समझ लीजिए कि उस एक्टिविटी में पार्ट दिला दे रहे जिसका, क्योंकि धोखा दे के एक तरीके से, तो वो चीज़ इसके अंडर आएगी। ठीक है। अच्छा, इसको कहाँ दिया गया है अब आप वो पढ़ लीजिए। हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन सेक्शन 69 ऑफ द बीएनएस। सेक्शन 69 ऑफ द बीएनएस के अंडर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइडफुल मीन्स के बारे में बताया गया है। ठीक है। डिसाइडफुल मीन्स शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी।
ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं, इसको हम एक एक करके समझेंगे इसमें कि किस तरीके से किस किस क्लॉजेज, एक तरीके से अगर आप समझे जैसे एलिमेंट्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है, कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं उसका, ठीक है। तो अब हम उस एलिमेंट्स को समझेंगे क्या क्या। डिसाइडफुल मीन्स शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट। पहली चीज़ तो क्या डिसाइडफुल के यहाँ पर ऊपर लिखा गया है, जैसे एम्प्लॉइंग डिसाइडफुल मीन्स ये है यहाँ पे। तो अब वो कैसे कैसे होएगा, ठीक है। डिसाइडफुल मीन्स शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट मतलब ये होता है कि आप अगर किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए आप कोई काम करने के लिए आप उसको वो कर देते हो, जैसे मतलब प्रोत्साहन जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो आपका हो गया इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट फॉर और दोनों हैं यहाँ पर, ध्यान से पढ़िएगा इस चीज़ को। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ, झूठा वादा करा गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी देने के लिए, प्रमोशन के लिए या शादी करने के लिए, ठीक है। बाई सप्रेसिंग आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी आप बहुत जगह आपने देखा होगा कि लड़कियां फंसा देती थी लड़कों को कि हाँ इन्होंने शादी करने का हमसे वादा किया और इन्होंने कहा कि हम शादी करेंगे आपसे, रिलेशनशिप में आने के बाद इन्होंने शादी हमसे नहीं करी एंड उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स था या फिजिकल रिलेशनशिप था, वो भी इसी के अंडर ही प्रोविजन के अंडर पनिशमेंट इनको मिलेगी, ठीक है। अभी हम ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि आईपीसी और बीएनएस में क्या क्या चेंज हुआ है, किस सेक्शन में क्या आया है, कितनी पनिशमेंट है और क्या क्या पनिशमेंट है, इसके बारे में हम बाद में आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमें सारी चीज़ें कवर करनी है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बहुत ही एक जो जिस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा थोड़े दिन जब इसके बारे में बीएनएस शुरू हुआ था तो बहुत सी चीज़ें इस बारे में उठी कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर। अगर किसी डॉक्टर की किसी नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हो रही है तो वो भी उसको आप पनिशेबल होगा वो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें मज़ेदार चीज़ क्या है, इज़ अ न्यू ऑफेंस अंडर बीएनएस विच स्पेसिफिकली पनिशेज डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। पहला पॉइंट कि पहली चीज़ तो ये हो गई कि डेथ होनी चाहिए उसमें, ठीक है। नेग्लिजेंस बाय डॉक्टर में डेथ अगर हो रही है तभी माना जाएगा, इसमें सेक्शन में ये चीज़ है। नेग्लिजेंस ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, पहला चीज़। वाइल परफॉर्मिंग अ मेडिकल प्रोसीजर, किसी मेडिकल प्रोसीजर के दौरान अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो, ठीक है। द अर्स्टवाइल सेक्शन 304A ऑफ द आईपीसी, जो हमारा पुराना सेक्शन था आईपीसी का जिसके बारे में नेग्लिजेंस के बारे में जो सिर्फ नेग्लिजेंस डिफाइन करता था, ठीक है, उसमें नेग्लिजेंस के बारे में कहीं पे ये नहीं दिया गया था कि डॉक्टर से भी अगर होता है तो वो भी पनिशेबल होंगे। बस सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस के बारे में हम लोगों ने उसमें पॉइंट पढ़ा था कि हाँ अगर नेग्लिजेंस होती है तो उसमें पनिशमेंट होगा, बट डॉक्टर्स का प्रोविजन कहीं नहीं दिया गया था। अब लेकिन आप बीएनएस में देखोगे तो डॉक्टर्स का प्रोविजन भी दिया गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका, चौथा पॉइंट आपका ये हो जाएगा यहाँ से टेररिज्म, जो कि वही सेम थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, इंटिमिडेट जनरल पब्लिक और डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। आपका पब्लिक, जनरल पब्लिक को अगर कोई ऐसा खतरा होता है या उस तरीके से होता है या पब्लिक ऑर्डर हार्म होता है तो वो आपका टेररिज्म के अंदर आएगा। ऑर्गेनाइज क्राइम बेसिकली क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखो आप ऑर्गेनाइज क्राइम दिया, वो ऑर्गेनाइज क्राइम बेसिकली ये होता है कि जब जैसे कोई सिंडिकेट है या कोई ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए कि एक ग्रुप है ए, एक ग्रुप है बी, एक ग्रुप है सी, एक ग्रुप है डी, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें हम ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप डी साथ में मिल करके किसी एक इंसान को किडनैप करते हैं या अबडक्ट करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ आपका ये हो जाएगा ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर माना जाएगा इनको, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी को, ठीक है। अगर यहीं पे ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी मिलके कोई साइबर क्राइम करते हैं, ये भी आपका जो आएगा ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर आएगा। बेसिकली उसमें सिंपल सा ये चीज़ अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, एक सेकेंड इसको हटा लेते हैं फिर बताते हैं आपको आगे। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ साफ साफ शब्द में लिखा हुआ है क्राइम सिंडिकेट। क्राइम सिंडिकेट मतलब ये होता है जो कि ऑफेंस करने वाले होते हैं, और सिंडिकेट मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का ग्रुप, ठीक है, जिन्हें कहते हैं आपकी हाँ गैंग है, उन्हें आप बेसिकली सिंडिकेट की डेफिनेशन में आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है।
अब अगला पॉइंट क्या है, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम इज ऑल्सो एन ऑफेंस नाउ। तो अब पहले ये समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम हमने ऊपर पढ़ लिया। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब कि छोटे मोटे ऑफेंसेस जो होते हैं, थोड़े से मतलब कम ऑफेंसेस हो गए जो उन्हें हो गया। ठीक है, सॉरी रोड हॉर्न की वजह से, आवाज़ से। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम इज ऑल्सो एन ऑफेंस नाउ। BNS के अंडर इसको ऑफेंस माना गया है। इट प्रोवाइड्स दैट हूएवर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप और गैंग, देखिए यहाँ था ना ग्रुप और गैंग आ गया, ईदर सिंगली और जॉइंटली, या अकेले या ग्रुप के साथ, कमिट्स एनी एक्ट ऑफ थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, unauthorized selling of tickets, unauthorized betting और गैम्बलिंग, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन क्राइम हो गया है, जो बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पर, जो कि बहुत ही मतलब ऐसा डिस्टर्बिंग ऑफेंस कह लो आप एक तरीके से, क्योंकि बहुत से बच्चों का, बहुत से लोगों का फ्यूचर डिस्टर्ब कर रहा है। और एक तरीके से आप ये समझ लो कि ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है उस चीज़ से, कि आप जब पेपर लीक हो जाए तो आप क्या करोगे। ठीक है, और एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट इज सेट टू कमिट पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, एक सेकेंड। अगर कोई इंसान, अब हम यहाँ से करते हैं, अगर कोई इंसान हु इज बीइंग अ मेंबर ऑफ ग्रुप और गैंग, ईदर सिंगली या अकेले या मिल करके, कमिट्स एनी एक्ट ऑफ थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट, जैसे ब्लैक में टिकट बेचते हैं लोग। ठीक है, अनऑथराइज बेटिंग, गैम्बलिंग कर रहे हैं या बेटिंग कर रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि भैया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, कौन जीतेगा, वर्ल्ड कप में कौन जीतेगा, ये सब चीज़ें हो गई। या सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, आपका जैसे ROR पेपर लीक होता है या PCs का पेपर लीक हुआ तो ये हो गया। या कोई भी ऐसी एक्ट कोई इंसान अगर करता है तो उसका जो डेफिनेशन में आएगा वो हो जाएगा पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। पेटी मतलब कि छोटे मोटे, बहुत बड़े नहीं हुए, या ऐसे नहीं हुआ कि बहुत ही सीवियर ऑफेंसेस नहीं हुए जो, उन्हें आप इसके अंडर लेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग क्या होती है, अब आप ये पढ़ लीजिए इसमें। ठीक है, मर्डर बाय ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन। ये क्या हो गया हमारा नंबर 1, सॉरी नंबर 2, नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, on grounds of certain identify markers such as caste, language, personal belief will be an offense with penalty of life imprisonment or death and also fine. ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए, इसमें एलिमेंट्स हमें पता चल गया क्या क्या है। पहली चीज़ ये है कि कोई इंसान मर्डर करता है किसी इंसान का बाय अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, मिनिमम इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है 5 पर्सन हो या उससे ज़्यादा हो, सॉरी 5 पर्सन हो या 5 पर्सन से ज़्यादा हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो मॉब लिंचिंग के आगे आएगी। अच्छा, अब क्या है, किस चीज़ पे, किस बिहाफ पे, ऑन ग्राउंड्स ऑफ सर्टेन आइडेंटिटी मार्कर सच एज कास्ट। जैसे कोई इंसान, मान लीजिए कोई इंसान आपका है यादव कास्ट का है, ठीक है, वो आपका जा कर के राय के कास्ट को लोगों को मार दे। 5 इंसान और ज़्यादा होने चाहिए, इसमें चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई इंसान लैंग्वेज का है, कोई इंसान मान लीजिए आपका बुंदेलखंडी लैंग्वेज जैसे मान लीजिए है, ठीक है, बुंदेलखंडी लैंग्वेज बोलने वाला आपको ले जाए और किसी भी लैंग्वेज समझ लीजिए, कोई भी लैंग्वेज समझ लीजिए, जैसे भोजपुरी समझ लीजिए, चलिए मान लीजिए मैथिली से कहते हैं, कि वो इंसान को मार दे। या पर्सनल बिलीफ, जैसे कि कोई इंसान किसी एक स्पेसिफिक गॉड को या स्पेसिफिक डीटी को या किसी एक स्पेसिफिक बाबा को मानने वाला इंसान हो, उसे जाके मार दे। ठीक है, तो ये आपका मॉब लिंचिंग के अंदर आएगा। इसका ऑफेंस क्या है, पेनल्टी फॉर लाइफ, सो सॉरी। इसका जो पनिशमेंट आपका रहेगा कि इसको किस तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी, दैट इज पेनल्टी फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा या डेथ या ऑल्सो फाइन। अच्छा, अब एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, अभी आगे पढ़ेंगे हम तो हमें पता चल जाएगा, यहाँ आगे दिया होगा, ठीक है, ये चीज़ लेकिन हम बाद में कवर करेंगे। ये चीज़ हम यहाँ तक हम आज कवर करेंगे,
और इसके बाद का टॉपिक जो रहेगा हम कल करेंगे ये, ठीक है। अभी आज का हम यहाँ तक करते हैं कि इससे आप लोगों को भी रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप आईपीसी के हिसाब से देखोगे तो आपकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का टाइम टेन्योर था दैट वाज 14 years। अब सही मायने में लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप जेल में रहिए, ठीक है। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। अच्छा, अब क्या है, जैसे आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि पॉक्सो हो गया आपका, ठीक है, या किसी भी इंसान मतलब किसी भी लेडी के खिलाफ या किसी भी उसके खिलाफ अगर आप देखते हो कि सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो आप उसकी कोई भी रिलेटेड चीज़ पब्लिश नहीं कर सकते हो। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। जैसे न्यूज़पेपर में छप जाती थी, नाम छप जाता था, आइडेंटिटी छप जाती थी और ये सब छप जाता था, वो सब अब परमिशन नहीं होगी। Section 3773 of the BNS provides that printing or publishing any matter in relation to any proceeding before any court with respect to offences relating to rape, sexual intercourse by husband upon his wife during separation, sexual intercourse by a person in authority, sexual intercourse by employing deceitful means, etc. gang rape without the permission of the court आप पब्लिश नहीं कर सकते हो। क्या क्या ऑफेंसेस हो गए, फिर से पढ़ते हैं, फिर से समझिए इस चीज़ को। सेक्शन 73 ऑफ द BNS ये बोलता है कि किसी भी एलिमेंट को प्रिंट या पब्लिश करना जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के तहत चल रहा हो विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंस रिलेटेड टू रेप, अगर किसी महिला का रेप होता है वो, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, जब उनकी हस्बैंड और वाइफ की सेपरेशन हो गया हो उसके बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, कोई इंसान कोई ऑफिसर जो होता है जो ऑफिस होल्ड करता है अगर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है फोर्सफुली, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए हैं, ठीक है, वो। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइडफुल मीन्स, हमने ये पढ़ा था ऊपर डिसाइडफुल मीन्स वाला, यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि उसमें हमने बताया था वो क्या की चीज़ें होंगी, वो हो, या फिर गैंग रेप हो। अगर कोई भी इंसान कोर्ट की परमिशन के बिना पनिश करता है तो उसमें इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ये होगा, ठीक है। अब अगला प्रोविजन, अगला जो हमारा एक जो और चेंज है या जो ऐड मतलब करा गया है वो है हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट अ क्राइम। आप किसी बच्चे को हायर करते हो या उसको नौकरी देते हो या किसी भी बच्चे से आप ऑफेंस कराते हो, क्राइम कराते हो, तो वो भी आपका अब ऑफेंस माना जाएगा BNS के अंडर। हमारे आईपीसी के हिसाब से उस टाइम पे कोई प्रोविज़न नहीं था, बट BNS के हिसाब से 95 ऑफ द सेक्शन 90 ऑफ द BNS, सेक्शन 95 BNS का जो है उसके हिसाब से हायरिंग, एम्प्लॉइंग, एंगेजिंग और यूजिंग अ चाइल्ड फॉर कमिटिंग ऑफेंसेस इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पोर्नोग्राफी ऑफेंसेस एज इफ सच पर्सन हिमसेल्फ हैज कमिटेड द ऑफेंस, उसको ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि उस इंसान ने खुद ऑफेंस कमिट किया हो। अगर कोई बच्चा ये दोनों ऑफेंसेस अगर कोई बच्चा आपका मान लीजिए जो है उसने इन सब ऑफेंसेस में उसका हाथ आया है तो जिस इंसान ने कराया है उसको उसी चीज़ के अंदर तहत आपका माना जाएगा जिस तहत के अंदर उसने खुद ऑफेंस करा हो। भले ही बच्चे ने ऑफेंस करा है बट जिस इंसान ने कराया है उसको ही पनिशमेंट दी जाएगी, उसी को माना जाएगा। एबिटिंग कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इंडिया वाइल बीइंग आउटसाइड इंडिया, आप इंडिया में कोई ऑफेंस करते हो या करवाते हो, मतलब आपका अगर उस चीज़ में हाथ है, ठीक है, आप भले ही इंडिया के बाहर रहते हो बट आपका इंडिया में अगर रहने के बाद कोई हाथ है उस चीज़ में, तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा जो कि पनिशेबल होगा आपके BNS के अंडर। मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, अभी तक देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को टॉपिक लगा, ऐसा कि नहीं हम कभी मतलब ऐसा कोई खास प्रोविज़न नहीं था जिस चीज़ को लेकर के, जो मुझे लगता है कि बहुत ही एक जिसे आप पढ़ोगे या जिसे समझोगे अगर आप उस हिसाब से, अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट अगर आप देखते हो, NCRB जिसे कहते हैं हम लोग, क्राइम एंड रिकॉर्ड वाला जो है, तो आप पढ़ना, उसमें देखना, सर्च करने का आपको मौका मिलता, नहीं तो मैं आपको कल एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा उसमें क्या है, ठीक है।
मर्डर बाई ए कन्विक्ट इन ए ऑफेंस इन BNS, लाइफ कन्विक्ट किसी को अगर करा गया है, उससे कोई मर्डर अगर करता है तो वो BNS के अंदर पनिशेबल होगा. The Supreme Court had struck down existing section of 303 of IPC pertaining to punishment for murder by life convict on the ground that it provided only single punishment of death and the court had no discretion. क्योंकि ऑलरेडी इंसान लाइफ उसमें क्या नाम है, आप अगर देखते हो यहाँ पे देखो लाइफ कन्विक्ट के बारे में बात करी गई है. तो लाइफ कन्विक्ट का इंसान जो है वो तो ऑलरेडी लाइफ टाइम के लिए अंदर है. जो पुराना रूल था उस हिसाब से अगर लाइफ टाइम देखो तो 14 ईयर्स था, ठीक है. बट अब क्या है कि हाँ, उसमें एक चीज़ और थी कि जैसे 3035 IPC पनिशमेंट मेड बाई लाइफ कन्विक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट प्रोवाइडेड फॉर ओनली सिंगल पनिशमेंट ऑफ डेथ, ये था. बट अब इन्होंने बोल दिया नहीं, आप 2 अल्टरनेट पनिशमेंट दे सकते हो ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हैव बीन प्रोवाइडेड टू रिमूव द सेड इन्फॉर्मिटी अंडर सेक्शन 104 ऑफ द BNS. 104 सेक्शन ऑफ BNS के अंदर इस चीज़ को डिफाइन करा गया है. ज़रूरी नहीं है कि इंसान अगर लाइफ कन्विक्ट है और वो उसके बावजूद भी मर्डर करा था उसको एक ही पनिशमेंट के साथ चलाया जाए, उसको 2 पनिशमेंट दी जा सकती हैं, ठीक है. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अब कल के पास हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास जेंडर न्यूट्रलिटी का टॉपिक है, ठीक है. इंक्रीज़ क्या पेनल्टीज़ हुई हैं या मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट क्या किस किस में चेंज हुई हैं, क्या क्या पनिशमेंट हुई हैं वो पढ़ेंगे. कम्युनिटी सर्विस जो ऐड करी गई है वो पढ़ेंगे. क्या क्या वर्ड्स रिप्लेस करे गए हैं वो पढ़ेंगे. एज बेस्ड पैरामीटर जो थे वो पढ़ेंगे, ठीक है. मर्डर और अटेम्प्ट, इसी चीज़ को कुछ टॉपिक्स ऐसे भी इसमें हैं जो कि हमारे जो हमने आज कवर कर रहे हैं, जैसे ये जो टॉपिक्स हमने आज कवर कर रहे हैं इसी के ही ऐड ऑन भी हैं, ठीक है. तो आपने आज मैंने जितना बताया है शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है. तो अगर आप पे कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्योंकि आप डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा पहली बार है ये चीज़. उसके अलावा बार एंड बियॉन्ड करके एक हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर. आप किसी भी टाइम अगर आपको कोई चीज़ डाउट होता है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है. और इसी पे आप जो PDF हैं, आपको जो चीज़ मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ इसकी ड्राइव की लिंक मैं नीचे डाल दूँगा यहाँ पर यूट्यूब में नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको ये सारी फाइल्स जो हैं ये आपको मिल जाएंगी. जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं वो आपको यहाँ बार एंड बियॉन्ड के इंस्टाग्राम पेज पे मिलेगा, ठीक है. और आपको वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी नीचे PDF फाइल जो मैं ड्राइव बनाऊंगा उस ड्राइव में भी डाल दिया करूँगा कि आपको वहाँ से देख के पढ़ने में इजी हो. प्रिंटेबल मतलब रहेगा मटेरियल वाला, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे से फ़ोटो देख सकते हो. तो इंस्टाग्राम वाला को आप चाहो तो लास्ट मिनट रिविजन रख लेना, बट प्रिंटेबल वर्जन में आपको दूंगा जिससे कि आप उसको आराम से कर सकते हो. आई होप आप लोग को समझ में आया हो जो भी मैंने बताया है. आई होप आप लोग को पसंद आया हो जिस तरीके से मैंने बताया, क्योंकि मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा कि जितना नॉलेज मैं इन सब चीज़ों से ले पा रहा हूँ या जो चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ मैं आप लोग को भी समझा सकूँ और किसी भी तरीके से आप लोग के मैं हेल्प कर सकूँ इन सब सब्जेक्ट्स को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के. मैं शाश्वत आपका फिर से कल इंतज़ार करूँगा. इस समय ही फिर से कल वीडियो अपलोड होगी. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा.